सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइया आज मनाया जा रहा है। हमारे शाहीन आसमान की वुसअतों में भी पाकिस्तानी हदूद की हिफाजत करते हैं और दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। नाज़रीन, 1965 की जंग में हमारे फ़िज़ाइया के नौजवानों ने भी दुश्मन के दांत खट्टे करने में कोई कसर न छोड़ी और जंगे सितंबर के हीरो मोहम्मद आलम महमूद ने सिर्फ 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए और एक मुनफरद रिकॉर्ड कायम किया। पाक फ़िज़ाइया का आलमी दिन हम भी मनाएंगे। बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए तो आज का दिन एक और हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि आज है जी 7 सितंबर, जिस दिन का था सब वालिदैन को शिद्दत से इंतज़ार। आज होने जा रहा है ख़ास इजलास, जिसमें होगा फैसला तालीमी इदारे खोलने या ना खोलने के हवाले से। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और महकमा तालीम के आला ओहदेदार आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे कि तालीमी इदारों को कैसे खोला जाएगा, कितने दिन के लिए, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा या फिर नहीं। अहम मीटिंग में तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से भी बात होगी। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की किताब लाल हवेली से इक़वाम मुत्तहिदा तक की तकरीबें रूनुमाई हुई है। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, आरिफ निज़ामी, सुहेल वड़ाइच और सलमान गनी समेत दीगर ने तासुरात पेश किए हैं। उनकी जानिब से क्या कहा गया है, सलमान तारिक रिपोर्ट में दिखाएंगे। फ्लैटिस होटल में सीनियर सियासतदान और वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक की रूनुमाई की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। MD दुनिया मीडिया ग्रुप नवीद काशिफ, चेयरमैन जुडिशल वाटर कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस और सीनियर सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से वाबस्ता शख्सियात भी तकरीब में मौजूद थीं। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि 70 की दहाई से शेख साहब दिल में जो बैठे तो आज तक नहीं निकले। वो पाकिस्तानी सियासत का मुनफरिद किरदार है। मेरी सहाफत का वो इब्तदाई दौर है और इनकी सियासत का, और फिर जब ये जलसा जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का वहां उसमें हंगामा हुआ या उल्टा गया, तो उस वक्त शेख साहब फिर दिल में आके बैठ गए। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने कहा कि आखिरकार शेख रशीद ने मुस्तकिल मिजाजी से अपना मकाम बनाकर छोड़ा। शेख साहब वजीर हों या ना हों, अपना रिश्ता आम लोगों से जोड़े रखते हैं। बिल आखिर आपने मुस्तकिल मिजाजी से अपना मकाम बनाकर छोड़ा, और ये वजीर हों या ना हों, ये अपना रिश्ता आम लोगों से जुड़ा रखते हैं। ये आम सहाफ़ियों से, आम लोगों से, वर्करों से हमेशा मानूस भी रहते हैं, और उनके साथ कोई भी शायद वजीर इतना करीब ना हो जितने ये करीब रहते हैं। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी और सलमान गनी का कहना था कि शेख रशीद बहुत अच्छे अंदाज में इख्तिलाफ राय बयान कर देते हैं। शेख रशीद ने कभी अपनी क्लास तब्दील नहीं की। मुझे इनकी बात पसंद है। कुछ साथियों के माजरत के साथ तो जहाँ बैठे भी हुए, इन्होंने इख्तिलाफ राय को, हालांकि बातें बड़ी तंज भी कर जाते हैं, बहुत बड़ी बात कर जाते हैं। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में शेख रशीद को है कि उन्होंने अपनी क्लास तब्दील नहीं की। मारूफ सहाफ़ी सलीम बुखारी और दीगर सहाफ़ियों ने भी शेख रशीद की दूसरी किताब की तकरीब रूनुमाई में शरीक होना बाइसे फ़ख्र करार दिया। कैमरा टीम के हमरा सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं जी, बात करेंगे प्यारे वतन के हवाले से। तो अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तुझे सलाम करते हैं। जंग 65 में भारतीय फ़िज़ाइया के दांत खट्टे कर देने वाले कौम के सपूत और पाक फ़िज़ाइया के शाहीन मोहम्मद महमूद आलम का तस्करा किए बगैर नामुकम्मल रह जाता है। उनकी यादें ताज़ा कर रहे हैं सुहेल कैसर रिपोर्ट में। औकात नहीं आंख से आंख मिलाने की, और लोग नाम मिटाने की बात करते हैं। 6 सितंबर 1965 वक्त आजमाइशान पहुंचा तो मट्टी का कर्ज उतारना लाजिम ठहरा, बस जाबाज भी सरबकफ हो गए।
समुंदर पाक बहरिया, जमीन बर्री अफवाज और फजाएं शाहीनों की हैबत से थर्राने लगी। वतन के सजीले जवान। 7 सितंबर 1965 को दुश्मन के 27वें स्क्वाड्रन के हंटर तैयारों की एक टुकड़ी सरगोदा एयरबेस को तबाह करने के लिए पहुंची। फजाइया के शाहीन भी फजा में बुलंद हुए और उन्हीं में शामिल थे स्क्वाड्रन लीडर MM आलम भी। आलम साहब at that time also was a pilot's pilot. He slept, वो सोते थे, जागते थे, फ्लाइंग। उन्हें सारी उम्र शादी नहीं की और उस ज़माने में उनकी शादी की एज थी और उनके तकरीबन तमाम हमअसर या शादी होने वाली एंगेज हो चुके थे। वो कहते थे आई एम मैरिड टू द एयरफोर्स। सिर्फ 1 मिनट गुजरा था और दुश्मन के 1, 2, 3, 4 और ये 5 तैयारे MM आलम के F-86 तैयारे की गनों से निकलने वाली गोलियों का निशाना बनकर आग के गोले का रूप धार चुके थे। पहले 4 हंटर आए, उन्होंने सरगोदा पे अटैक किया और वो वापस जा रहे थे और उधर से 4 और हंटर आ रहे थे। तो एक पैनिक अब शुरू हो गया इंडियंस के अंदर और ये जो भी आगे आया अब MM आलम ने उनको 1 मिनट के अंदर उनको फारिग कर दिया। जिंदाबाद है नाज़े मिल्लत, ए हवाबाजे वतन, है वक्कार मुल्क मिल्लत, तुझसे शाहबाजे वतन। आज लाहौर के टाउन हॉल में नस्ब MM आलम का ये तैयारा बज़ाहिर सिर्फ एक यादगार की सूरत दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कभी मौका मिले तो इसके करीब जाकर सुनिएगा। आज भी इसे उड़ाने वाले की आवाज़ बहुत वाज़े अंदाज में सुनाई देती महसूस होगी कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की मोहब्बत, मेरी मट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर में। नाज़रीन, जंगे सितंबर के हीरो का किस्सा हमने आप तक पहुंचाया है। आज 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया मुल्क भर में मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है, जबकि झपटना पलटना पलटकर झपटना 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया के अव्वलुल अज़्म और बहादुर शहीनों ने दुश्मन की कमर तोड़ कर रख दी थी। पाक फ़िज़ाइया की तकनीकी महारत के आगे भारतीय पायलट्स की एक ना चल पाई और पाकिस्तान के शाहीन दुश्मन की फ़िज़ाइया पर कहर बनकर टूटे और 100 से ज़ायद जंगी तैयारे मार गिराए और कामयाबी से मादरे वतन का दिफा किया। रिपोर्ट देखते हैं। तुम्हारी मशल वफा 1965 की पाक भारत जंग, पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया। MM आलम समेत शाहीनों ने नई फ़िज़ाई तारीख लिख डाली। अजीम शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम फ़िज़ाइया आज मनाया जाएगा। यौम फ़िज़ाइया के मौका पर शाहीनों के कारनामे और शोहदा की कुर्बानियों पर रोशनी डाली जाएगी। जंग सितंबर में पाकिस्तान की फतह में पाक फ़िज़ाइया का किरदार कलीदी था। MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन की कमर तोड़ दी। शाहीन भारतीय फ़िज़ाइया पर ऐसे झपटे कि सिर्फ 2 दिन में 50 भारतीय तैयारे ठिकाने लगाकर अपने से 3 गुना बड़ी फ़िज़ाई ताकत को शिकस्त दे दी। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। यकीनी तौर पर आज पाक फ़िज़ाइया का दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम भी खास मेहमानों को मदऊ करने वाले हैं और हमारे साथ खास मेहमान होंगे जिनसे हम बात करेंगे ना सिर्फ 1965 की जंग के हवाले से बल्कि रूटीन में किस तरह से हमारे पाक फ़िज़ाइया के शाहीन काम करते हैं और ख़ास तौर पर 27 फरवरी का किस्सा भी ज़रूर दोहराएंगे जब भारत मक्कार दुश्मन ने एक बार फिर से शरारत की और एक बार फिर से हमारे फ़िज़ाइया के नौजवानों ने ना सिर्फ अभिनंदन को पकड़ा बल्कि उसके बावजूद जो है वो उसको वापस कर दिया एक जज्बा खैर सगाली के तहत। उन तमाम मामलात पे भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे। शहर में वाटर बोर्न डिजीज़ की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता सिर्फ 1 हफ्ते के दौरान करीबन
5 सरकारी अस्पतालों में 23,000 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं। हेपेटाइटिस ए, ई, टाइफाइड, डायरिया, गैस्ट्रो, इनके सबसे ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो म्यो अस्पताल में 5,560 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिना अस्पताल में 5,150 मरीज सामने आए, जबकि सर्विसेज में 4,980, लाहौर जनरल अस्पताल में 4,210 और गंगाराम अस्पताल में 3,930 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मॉनसून का मौसम है, कितना खतरनाक है, बीमारियां फैलाने के हवाले से किस तरह से बचा जा सकता है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, ये मॉनसून के मौसम में हर साल इतनी ही बीमारियां अटैक करती हैं या कोई इस बार ज़्यादा हमला हुआ है बीमारियां? इस बार ज़रा थोड़ा सा बीमारियों का इंसिडेंस ज़्यादा है जी। उसकी वजह है कि सिदरा इस बीमारी के स्टेक होल्डर है 5। ठीक। एक है फर्द, एक है वासा जी, एक है फूड अथॉरिटी, एक है लोकल गवर्नमेंट, एक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एक है हेल्थ डिपार्टमेंट। बीमारी जनरेट होती है एक ऑप्टिमम कंडीशन के साथ। इस वक्त आप सड़कों का हाल देख लीजिए, जिस तरह टूटी हुई है, जिस तरह स्टैग्नेटेड वाटर है, और अदारों ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ। सही। और वो पानी ठहरेगा तो वो हैबिटेट है वायरसेस का, बैक्टीरियाज का। और दूसरी साइड पे आ जाए कि फूड अथॉरिटी, अब देख सड़कों पे भी चले आप देखें, वहाँ पर एक रेडियो की मुख्तात है और एक पता नहीं किस ऑयल के अंदर क्या कुक किया जा रहा है। अब लोगों के साथ अवेलेबिलिटी तो उन्हीं चीज़ों की है। अब अगर ये चीजें अवेलेबल है तो हमने एक ऑप्टिमम क्रिएशन कर दी है बैक्टीरियल और वायरस जब्स ग्रोथ की। जब थ्योरी है ये, आप उसको ऑप्टिमम और फेवरेबल सर्कमस्टांसेस देंगे तो इट वुड क्रिएट द वर्स्ट हेल्थ कंडीशंस। हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी गिवन कैपेसिटी और रिसोर्सेज के अंदर अपना काम करेगा, मगर अगर एक सड़क 5 गाड़ियों के लिए है तो वहां पर अगर 100 गाड़ियां आ जाए तो चौक तो होगा। साहब, लोगों को भूल गए आप, लोगों ने खुद भी तो बचना है ना, लोग क्यों गंदे खाने खा रहे हैं? मैं उधर आने लगा जी। देखिए, एक रवैया होता है फर्द का। फर्द का होता है कि उसका एक जिम्मेदाराना बिहेवियर होता है और एक पर्सनल हाइजीन होती है। और वैसे भी मैं तो जिस दीन का फॉलोअर हूँ, कहते हैं तहूर शत्रुल ईमान। हमने अपने आप को साफ रखना है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना है। हम मेरे हैसुल कौम, मैं आपको बताऊं, हम गंद फैलाते हैं। हम सिर्फ घर को अपना घर समझते हैं, स्ट्रीट को और सड़क को हम ओनरशिप नहीं लेते। ओनरशिप और कुलीग का कांसेप्ट एक डिफरेंट है। आपको सड़क पे चलने वाली ट्रैफिक को, गाड़ी को कुलीग समझना पड़ेगा। आपको सड़क के ऊपर जो सड़क है उसको घर समझना पड़ेगा। ये रवैया होगा तो शायद इस सिस्टम के अंदर हम पर्सनल बिहेवियर से चीज़ों को चेंज कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, ये जो हम हेपेटाइटिस ए और ई की बात करते हैं और फिर हम टाइफाइड की बात करते हैं, ये तो होता ही पानी से, गंदा पानी पीने से, गंदे खाने खाने से, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, हेपेटाइटिस तो आपने कहा, सीधी सीधी बात है कि ये तो जिगर की सोजिश है। और जिगर एक इंसानी जिस्म का वाइटल ऑर्गन है। मेरे यहाँ पर जख्म आ जाए ना तो इट्स सेल्फ लिमिटिंग, मैं ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक हो जाएगा, इसकी वुड मैनेजमेंट है। जिगर फेल होना शुरू हो गया ना तो वो फैक्ट्री खत्म है। उसके बाद आप मूव करेंगे रैपिडली टुवर्ड्स कंपार्टमेंट सिंड्रोम। बीमारियां अल्टीमेटली इनवेरिएबली इसका फेट मौत ही है। और आपने जिगर को भी बचाना है, दूसरे वाइटल ऑर्गन। अब आपने दूसरा जिक्र किया था टाइफाइड का। टाइफाइड एक अलार्मिंग प्रॉब्लम बनता जा रहा है इस मुल्क के अंदर। टाइफाइड की एक नई जो शेप आई है इधर, दैट इज रेजिस्टेंट टाइफाइड। किसी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता। और अभी टाइफाइड के बच्चे आप सर्विसेज के अंदर या किसी लाहौर के 5 अस्पताल के अंदर इंसिडेंस जाके देख लीजिए, वो टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? हमको हमारी सेल्फ मेडिकेशन, हम लोग जाते हैं, हम लोग जाके तो मेडिकल स्टोर के ऊपर, यार मुझे ये वाला कैप्सूल दे दो हाथ में निकाल के। बिल्कुल ऐसा ही है। एंटीबायोटिक को हम एज इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह पैरासिटामोल है। इस तरह लोग खुराक नहीं खाते जिस तरह हम दवाइयां खाते हैं। उससे हमने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। टाइफाइड एक प्रॉब्लम,
हेपेटाइटिस दूसरी प्रॉब्लम, आप तीसरा जिक्र किया आपने वाटर बॉर्न डिजीजेस का। ये वाटर बॉर्न डिजीजेस होती है, ये एंडेमिक फेज के अंदर हर जगह के ऊपर रहती है, इनको रहना भी चाहिए, मगर अगर ये एक थ्रेशोल्ड लेवल से बढ़ जाए तो फिर सोसाइटी का मसला है। हम उस स्टेज में बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अब जो देखने वाले हैं इसकी एक तो सबसे पहले हमें बता दीजिए कि अलामात क्या हो सकती हैं, फिर ये आपने सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा जिक्र किया है। यकीनी तौर पर लोग लास्ट ऑप्शन डॉक्टर को समझते हैं, पहले तमाम मोहल्ले की जिसने जो बताई, कज़न ने, मोहल्ले साथ वाली ने, हमसाई ने, कि मैंने ये खाई थी, मेरे बच्चे ने, सारी मेडिसिन खा के जब आपकी बॉडी में तबाही हो चुकी होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यही एक प्रॉब्लम है ना कि इसे कहते हैं OTC हमारी मेडिकल लैंग्वेज के अंदर। ये फार्मेसी का भी सब्जेक्ट है और मेरा हेल्थ का भी है, एथिक्स का भी सब्जेक्ट है। ओवर द काउंटर सेल किसी मुल्क में इस तरह नहीं होता कि आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, एक लिमिटेड ड्रग्स होती है, एक छोटा सा स्केल होता है उसका मार्जिन, उसको वो आप मिल ले सकते हैं। उसके बाद मैं जाके, तो यहाँ पर तो ये हालात है कि आप जाके आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं देनी। यहाँ पर देखे ना, दो मेडिसिन है, एक है क्वैकरी, एक है क्वालिफाइड डॉक्टर। हो सकता है कुछ क्वालिफाइड बंदे भी क्वैकरी कर रहे हो, मगर क्लिनिक ऑफ अ डॉक्टर और क्लिनिक ऑफ अ क्वैक में फर्क है। और फार्मेसी का जो मेडिकल स्टोर के ऊपर जो क्वैकरी हो रही है वो अनबियरेबल। आप देखिए, एंटीबायोटिक आप लेके आप मुझे बताएं कि एजोमैक्स में ले लूं तो मुझे वक्ती तौर पर तो ठीक, एक गोली ली ठीक हुआ, मगर वो बढ़ता जाएगा काम। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम से बचने का हल फर्द के पास भी है और स्टेट के पास भी है। स्टेट को कानून साजी करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर अदारों की इम्प्लीमेंटेशन मसला है, हमारी मसला नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये जैसा कि हम हेपेटाइटिस टाइफाइड बता रहे थे, इनके हमें सबसे पहले तो अलामात बता दीजिए कि होता क्या है। देखिए, ये बुखार की मुख्तलिफ सूरतें हैं। कहीं ये बुखार एक स्टेप लैडर फैशन में जाएगा कि थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ऊपर, फिर सीढ़ियों की तरह। ठीक। एक है हाई ग्रेड फीवर चलेगा, वो लो ही नहीं होगा, लो ही नहीं होगा। आपने इस फीवर को आप आए और साथ आपको लूज मोशंस आ जाए, आपका पेट अपसेट हो जाए, आप डिस्पेप्सिया, आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाए, 3-4 वो साइंस है जिसे वार्निंग साइंस कह लें। वार्निंग साइंस शुरू हो गई है। वार्निंग देखे ना, दो चीजें हैं, एक है सिम्टम, एक है साइन। साइन देखना डॉक्टर ने, मैंने देखना उसका वाटर लेवल क्या है, उसके इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसको इस वक्त इसकी अपर कॉन्शियस कंडीशन क्या है इसकी, वो मेरे लिए, डॉक्टर के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए। मरीज ने जब ये अलामत देखनी है तो उसने केयरफुल होना है, वार्निंग साइंस, अलर्ट साइंस। उसके बाद उसने देखना है कि मेरे पानी में कमी, तो मैं पानी की कमी की तरफ जा रहा हूँ, मैं बुखार की तरफ जा रहा हूँ। अब अगर टाइफाइड की अगर वो ये डिले करते करते परफरेशन के ऊपर ले आया तो फिर तो मसला, जो एक टांके से काम ठीक हो सकता था, अब वो 9 लगाने पड़ेंगे। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो असल में मसला सिर्फ वही है कि फर्दर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिस्टम चोक्ड है और रेमेडी का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा इस वक्त। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो देखने वाले हैं वो अपने तौर पे क्या कर सकते हैं? अपने तौर पे दो चीजें। हाँ। एक तो इस मौसम के अंदर ये जो 2-3 महीने हैं, आपने फ्रेश फूड लेना है, कब लेना है। वैसे भी हदीस है कि आप अपनी भूख रख के खाएं। ठीक। अगर मैं 6 मील ले रहा हूं, मैं आगे दोस्त के पास गया, वहां पे आके फूड पड़ा हुआ है, आपको लिमिटेड डाइट लेनी पड़ेगी, फ्रेश लेनी पड़ेगी, अपनी पर्सनल हाइजीन रखनी पड़ेगी, इर्द-गिर्द का माहौल ठीक रखे और पानी उबाल के पिए। डॉक्टर साहब, ये सारी आदतें अपना ले, मेरा ख्याल हम तो वैसे ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, अभी एक सिलसिला, मैं आपको एक कंडीशन बताऊं। मैं एक पब्लिक हेल्थ का एक टीचर भी हूँ, एक प्रैक्टिशनर भी हूँ। आप देखें, सिर्फ लाहौर के अंदर आप क्लीन वाटर दे दीजिए सारी पॉपुलेशन को, सबसे बड़ा मसला 80% डिजीज खत्म हो जाएंगे। और पूरी पॉपुलेशन के अंदर दे दें आप ये क्लीन वाटर, तो ये 80% डिजीज का इंसिडेंस खत्म हो जाएगा। जुल्म जहां पर ये है कि यहाँ पर अदारे सुन लीजिए, वासा, फूड अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिस शहर के पास हमारा अंडरग्राउंड नक्शा ही ना हो वाटर पाइप्स का और सीवरेज का,
हम फायर फाइटिंग करते हैं, यहाँ पानी हो गया उसको चौक डालें। अभी ये बारिश होगी, अभी बारिश में देखा है पीछे आपने क्या जी हुआ? जी बिल्कुल देखा है, पूरा प्रोग्राम किया है हमने बारिश पे। और ये कंडीशन होता है, कैलेमिटीज होती है। जापान के अंदर एक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था पीछे, वो स्टडी प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया उसको पढ़ने के लिए आती है, पीएचडी किया लोगों ने उसके ऊपर। वहां पर यही मसला था कि पानी आया। अब टोक्यो में ये होता है, जितने मर्जी मिलीमीटर बारिश हो जाए, आफ्टर सम टाइम इट्स ऑफ। वो क्या है, उनकी अंडरग्राउंड चैनल्स बने हुए हैं, वो पानी इकट्ठा होता है, साथ एवेडो रिवर है शायद, उसके अंदर वो यूं करके फेंकते हैं उसके। हमारा ये है कि हमारे जो ड्रेनेज है, जो पाइप्स है, जो नाले हैं ड्रेनेज, वो चौक हुए हैं, लोगों ने गंद डाला हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमें बताने के लिए कि इदारों की तो बात हम करते रहते हैं, लेकिन हमारी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। अपने आसपास के माहौल को साफ रखें, कोशिश करें कि अगर पानी साफ नहीं है उसको उबाल के पी लें। आप घर में सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, बाहर के खाने बंद कर दें। आप यकीनी तौर पर ना सिर्फ ये हेपेटाइटिस, टाइफाइड, गैस्ट्रो, बल्कि और बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, शहर के एक और बहुत ही बड़े मसले की बात करते हैं, जो कि यकीनी तौर पर आपके नाक में भी उसने दम कर रखा है। आप किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, आप किसी बाजार में चले जाएं, आप किसी सिग्नल पे गाड़ी चंद सेकंड्स के लिए रोकना मुहाल हो जाता है कि ऐसे गदागर आपके ऊपर यलगार करते हैं कि आपका बचना भी मुश्किल हो जाता है। बाकायदा तौर पर उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको ऐसे ऐसे जुमले सिखाए जाते हैं कि इस तरह का बंदा होगा तो तुमने उसे ये कहना है, उसके दिल पे लगेगा, जाके फौरी तौर पर जेब में से पैसे निकालेगा और तुम्हें दे देगा। यानी इस तरह का माहौल, और ये पूरे माफियाज हैं, इनके ये बिजनेसेस हैं जो ये कर रहे हैं, ये कोई गरीब लोग नहीं है। और इनकी वजह से हमारे मुआशरे का वो सफ़ेद पोश तबका जो कि वाकई ही हमारी मदद का मुस्तहिक है, वो कहीं पीछे रह जाता है और उन तक प्रॉपर मदद नहीं पहुंच पाती। इसी हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ कैंपेन्स भी होती रहती हैं। आजकल भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से, पुलिस की जानिब से एक कैंपेन प्लान की जा रही है। गदागरों को उठाया जाएगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जाएगा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह की तदबीरों की कोशिश की जा रही है। इस तमाम मामले के हवाले से बात करनी है जी, हमारे साथ मौजूद है राजदा कुरैशी साहिबा हैं, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हैं। राजदा, बहुत बड़ा मसला बन गया जी ये बैगरिंग जो है, गदागरी जो है, और स्पेशली बच्चे। बिल्कुल, बच्चे इसलिए बड़ा मसला बन गए हैं कि चूँकि बच्चों को मासूम होते हैं, सो उनको जो है वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को देख के ज़्यादा लोग जो हैं वो सिंपथी गेन ज़्यादा होती है और लोग जो है वो ज़्यादा उनकी तरफ जो है उनको भीख देते हैं, उनको पैसे देते हैं। तो इस वजह से बच्चों का और बूढ़ों का इस्तेमाल जो है, क्योंकि इसके पीछे ऑफ कोर्स एक माफिया है। अच्छा, एक पूरा और फिर जब जो खवातीन है उन्होंने पता नहीं किसके वो बेचारे बच्चों को पता नहीं बिल्कुल, और क्या पिला के उठा के, वही मैं कहने लगी थी कि आपने देखा होगा कि वो हमेशा वो बच्चे सो रहे होते हैं, वो कभी भी वो बच्चा आपको एक्टिव नजर नहीं आएगा। वो इसलिए कि उन्होंने उनको कुछ खिलाया होता है और कुछ पिलाया होता है कि वो बच्चा सोया रहे, कि और बाकायदा तौर पर वो रेंट आउट होते हैं बच्चे, वो लेके आते हैं बच्चे, दिहाड़ी के ऊपर लेके आते हैं वो उन बच्चों को। तो इस अच्छा राजदा, बाकायदा तौर पर मैं जितने भी बैगर्स मुझे कहीं भी मिलते हैं तो मैं उनको पहली ऑफर यही कराती हूँ, जितनी भी खवातीन होती हैं, कि आओ भाई मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहो और काम करो, मैं आपको पैसे दूंगी। यकीन जाने फौरन से सफेद जवाब होता है, हम काम नहीं करेंगे। सिद्रा, इसके पीछे लॉजिक है ना उनकी। आप देखिए, आप उनको कितनी सैलरी दे देंगी, ठीक है? अब वो एक बंदा, उनका पूरी फैमिली एक काम में लगी हुई है, बच्चे भी, माँ बाप भी, सारे उन्होंने अपनी अपनी प्लेसेस जो हैं वो डिफाइन की हुई हैं कि वो कहाँ पे हैं, और वो एक दिन में शायद उतना कमा लेते हैं जितना शायद आप उनको मंथली देंगी। सो वो किस तरह से उसको आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। और फिर स्पेशली लाहौर जैसे बड़े शहर में जब भी कोई ओकेजन्स आते हैं, अभी मुहर्रमुल हराम का सिलसिला था, तो हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान से मेरा ख्याल है लोग ये स्पेशली टोलियां बनाकर शहर का रुख करने लगे। ये खास तौर पे रमज़ान हो गया, ईद हो गया या मुहर्रम हो गया, कोई भी हमारी जो रिलीजियस कोई भी इस तरह से हमारी कोई एक्टिविटी हो जाती है ना, तो तब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ख़ास तौर पे आप देखिए, आपको हॉस्पिटल्स के आसपास बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि पता है वहाँ पे लोग जो हैं वो खास से परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, मुसीबत में होते हैं, वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे, इमोशनली अटैक, इमोशनली। और फिर वाकई आप जो स्टार्ट में बात कर रही थी ना, इनको बाकायदा तौर पर सिखाया जाता है। मतलब सिंगल है तो अल्लाह आपकी जोड़ी बनाए, अगर कोई आपको बेटे से नवाजे, अगर कपल बैठा है तो आपकी जोड़ी सलामत रहे। तो इस तरह के वर्डिंग जो है वो उनको, और
اور باقاعدہ طور پر ان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی کٹ، کوئی زخم، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے ان پر ترس کھائیں اور ان کو بھیگ دیں. سو اس کا سلوشن تو میرے خیال میں دیکھیے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو یا پولیس بہت زیادہ اگر آپریشنز کریں بھی اور ان کو اٹھائیں بھی تو بیورو کی بھی ایک لمیٹیشن ہے نا، وہ بچوں کی کیپیسٹی ہے ایگزیکٹلی، اور وہاں پر 300 بچے ہیں ابھی بھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر بیورو جو ہے وہ بیگرز بچوں کو اپنے پاس رکھنا شروع کر دے گا تو پھر وہ جو وائلنس کا شکار بچے آتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیسے کرے گا؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لائک چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے اتنے زیادہ وہ کیسز، تو پھر ان آپریشنز کا کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ آپ نے ویسے سارے دیکھیں، پہلے بھی آپریشنز ہوتے رہے ہیں، مہم چلتی رہی ہے، اس کے بعد آپ فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ دیکھا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے ان مہمز کا. وہ کچھ دن وہ اپنی پلیس چینج کر لیتے ہیں. آپ پولیس ان کو اٹھائے گی یا بیورو والے آپریشن کریں گے، ان کو اٹھائیں گے، ظاہری بات ہے وہ اپنے پاس تو رکھیں گے نہیں. اگلے دن یا اس سے اگلے دن جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیں گے اور پھر دوبارہ آ کے وہ وہاں نہیں آئیں گے تو وہ کسی اور دوسرے سگنل پہ چلے جائیں گے، کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے. سو وہ پلیس چینج کرتے ہیں. سو یہ میرے خیال میں تو یہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے کہ آپریشنز کر کے ان کو بیسیکلی جو پیسہ ہم نے جو ہے وہ ان آپریشنز پہ لگانا ہے، میرے خیال میں تو وہ پیسہ ایک اویئرنیس، میس اویئرنیس کیمپین پہ لگانا چاہیے. لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ایک مافیا ہے، یہ ضرورت مند نہیں ہے. آپ خود دیکھیں، جیسے آپ بھی ابھی کہہ رہی تھی کہ بہت جو اصل میں ضرورت مند ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ کون اصل میں ضرورت مند ہے، کون غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی جاب لیس ہے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. ایگزیکٹلی، جو سفید پوش لوگ ہیں، آپ ان کی ہیلپ کریں بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو انکریج کریں. ان کو ڈسکریج کرنا ہی سب سے بڑا سلوشن ہے اور یہی ایک اونلی سلوشن ہے میرے خیال میں کہ ان کو ڈسکریج کریں اور ان کو بالکل بھی بھیک مت دیں اور اپنے دوسرے لوگوں کو ضرورت تبھی جا کے یہ رکیں گے. ان کو اگر اٹھا بھی لیں گے یا رکھ بھی دیں گے، بیورو آف کورس اپنے پاس جو ہے ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہو سکتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے راجدہ کہ یہ چائلڈ رائٹس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے لاہور شہر میں بہت ساری این جی اوز بھی کام کریں گے، لیکن وہ تمام این جی اوز زیادہ تر، کچھ تو ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں روٹین میں بھی، لیکن زیادہ تر جو این جی اوز ہیں وہ صرف ہمیں چائلڈ لیبر ڈے کے حوالے سے یا پھر کسی خاص دن پہ نظر آتی ہیں. اس دن تو پورا شہر میں مال روڈ پہ ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں. سارا سال کہیں دکھائی نہیں دیتی. سارا سال کام کرتی ہیں این جی اوز. ایسا نہیں ہے کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہیں. لیکن سدرا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں، آف کورس میرا بھی تعلق جو ہے وہ ایک این جی او سے ہے. ہماری سرچ فار جسٹس آرگنائزیشن بہت زیادہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے بیورو کے اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم بہت کلوزلی کام کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو سمجھنے کی ہے نا، این جی اوز کے کام کرنے سے کبھی بہت بڑا چینج نہیں آ سکتا. سپورٹنگ ایلیمنٹ تو ہے، سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے. یہ آپ کو گورنمنٹ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کو پش کر سکتے ہیں، ایشوز آئیڈینٹیفائی کر کے دے سکتے ہیں، ان کو ایک جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ اس طرح سے. کیونکہ جو گورنمنٹ ہے اس کی ریچ جو ہے وہ بہت دور واسٹ ہے، لیکن این جی اوز کیا ہے وہ ایک لمیٹیڈ ان کا جو ہے وہ. اچھا راجدہ ہمیں یہ بتائیے کہ جب بھی ہم یہ کیمپینز دیکھتے ہیں اس کے بعد بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور باقاعدہ طور پر یہ شفٹس ہوتی ہیں ان کی. بالکل اتنے گھنٹے یہ بچہ یہاں پر کام کرے گا، اتنے گھنٹے یہ خاتون یہاں پر رہے گی، اس کے بعد وہ مزے سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر بڑھتے جا رہے ہیں. بچوں کو کیا پتا کہ تربیت کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. ان کو تو جہاں سے جو ملے گا انہوں نے چھیننا چپٹنا کہ ہمارا حق ہے. جو بچے دیکھیں، جو اسٹریٹ پہ بچے ہوتے ہیں نا، دے آر مور ونریبل. ان کو ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے اندر جو ہے وہ جو ڈر، ایک بچہ معصومیت ہوتی ہے نا، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. ہم کام کر رہے ہیں اسٹریٹ چلڈرن کے ساتھ اور ان کا زیادہ تر پیشہ وہی ہے، وہ بیگری میں ہیں اور وہ گوشت لے کے جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے. آپ ابھی بیماریوں کی بات کریں، آپ یقین کریں وہ راوی کے نیچے جو جپسی کمیونٹی رہتی ہے، ہم وہاں پہ فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. یہی بیماریاں ہیں، ان کے پیٹ خراب ہیں ان کو، اور الرجی اتنی کامن ہے کہ پورے علاقے میں، وہ پورے ایریا میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں الرجی نہیں ہے. لیکن اگر ان سے بات کریں، ان کا کانفیڈنس لیول آپ چیک کریں تو وہ روڈ نڈر ہو چکے ہیں نا، نڈر ہو چکے. وہ کہتے ہیں ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل ہم تو بس ٹھیک ہے، آپ تو شہری لوگ ہیں، آپ لوگوں کو تو یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، ہمیں تو ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے. مطلب وہ اس طرح کا ان کا. تو راجدہ اس تمام صورتحال کا حل کیا ہو سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں شہری؟ بالکل میرے خیال میں تو
تو وہی چیز میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ گورنمنٹ کو بھی شہریوں کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا سلوشن جو ہے وہ ان کو ڈسکریج کرنے سے ہے. بھیک مت دیں. آپ کو سگنل پہ کوئی روکتا ہے, آپ تو نئے نئے طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کر لیا نا. کوئی آپ کا جو ہے ونڈو اسکرین صاف کرے گا, کوئی پھول لے کے کھڑا ہے, کوئی ماچس کی ڈبیا لے کے کھڑا ہے, بال پوائنٹ لے کے کھڑا ہے. تو ڈفرینٹ ٹیکنیکس انہوں نے استعمال, لیکن مقصد اس کے پیچھے بھی کیا ہے کہ اگر آپ اس سے ماچس نہیں لیتے تو کہتا ہے اچھا کھانے کے لیے کوئی 10 روپے دے دیں, ٹھیک ہے. سو آپ اس کو ڈسکریج کریں لازمی طور پہ. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو پیسہ آپریشنز پہ لگانا ہے وہ اویئرنیس پہ لگائے, لوگوں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں لوگوں کو بتائے, اسٹوڈنٹس کو بتائے, بچوں کو بتائے, سب کو بتائیں کہ یہ ان لوگوں کو آپ نے نہیں دینے پیسے. سو یہی سلوشن ہے. آپ کسی سفید پوش انسان کو, کسی ایسے کو جس کو ایکچوئل میں ضرورت ہے, ان کو یہ لوگ تو ان کے لیے تو ذریعہ ہے. ان کے گھروں میں جا کے دیکھ لیں, جھونپڑیوں میں جا کے دیکھ لیں, دنیا جہان کی ساری فیسلٹیز ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. اچھا, اویئرنیس کیمپین یقینی طور پر شہریوں کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن راستہ ہمارے پاس اداروں کی بھی بہت کمی ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو بہت سارے بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں. بالکل, وہ آپ دیکھیں, جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ 300 کی کیپیسٹی ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی, اور وہ ایک اکلوتا ادارہ ہے جو اس چیز پہ جو ہے وہ ان کو رکھے گا, کیونکہ پولیس تو رکھ نہیں سکتی ہے بچوں کو, تو وہ وہیں پہ رکھے گا. سو ظاہری بات ہے وہ ان کو کیسے لے کے جائیں گے, اور اگلے دن اس کے اماں ابا, ہمارا اکثر چونکہ جانا رہتا ہے تو جب بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو لینے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپریشن کیا اور وہ چلے گئے اور وہ واپس لے کے آ رہے ہوتے ہیں. سو ان کی کیپیسٹی, اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ نہ صرف بیورو بلکہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی اتنی کیپیسٹی, کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب یہ ان کو یہ بزنس جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ایک لائم لائٹ پہ پہنچ گیا ہوا ہے, پیک پہ پہنچ گیا ہوا ہے, اور اسپیشلی لاہور جیسے بڑا شہر ہے. آف کورس آپ دیکھیے کہ لاہور سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے آپ دیکھیں پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے, تو آپ کیسے اس کو ایک ادارہ جو ہے وہ ٹیکل کر سکتا ہے. اچھا, ان بچوں کے پھر ہم جب اسپیشلی یہ بیگرز کی تو بات کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے دوسرے بچے ہیں جو ورک شاپس پہ کام کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. بالکل, حالانکہ ہمارا چائلڈ لیبر ایکٹ موجود ہے. بالکل, ہمارے پاس چائلڈ لیبر 15 سال سے کم عمر کا بچہ پہ پابندی ہے کہ وہ جو ہے وہ لیبر میں نہیں جا سکتا, لیکن کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں وہ نہ صرف وہ کام کر رہے ہیں, لیبر کر رہے ہیں, بلکہ جو ان کے اوپر تشدد کے واقعات ہیں, خاص طور پر آپ دیکھیے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر, جو بچے گھروں میں کام کر رہے ہیں جن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ گھر کے اندر کام کرتے ہیں, ان کے تب تک پتہ نہیں چلتا جب کوئی شدید وائلنس کا شکار نہیں ہوتے, ان کو جلایا نہیں جاتا, ان کو مارا نہیں جاتا. اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں مرڈر ہوا ہے بچوں کا, بچوں کو قتل, اور کئی کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. یہ تو ہم رپورٹڈ کیسز کی بات کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا, اگر کوئی نیبر میں کسی کو کوئی احساس کر لے تو وہ کال کر دے, بیورو کو کر دے یا پولیس کو کر دے, تو وہ اس کو ریسکیو کر لیں بچے کو. ادروائز تو بیہائنڈ دا ڈور کیا ہو رہا ہے وہ تو کسی کو کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راشدہ قریشی صاحبہ, آپ پروگرام میں شامل رہیں, اور ایک انتہائی اہم معاملے پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ جو گداگری ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اور وہ یہی معاملہ ہے جی, آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے ضرور کیجیے, لیکن گداگروں کے اس ناصور کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ان کو کنڈیم کرنا ہے, ہم لوگوں نے ان کو بھیک نہیں دینی. تو یقین مانیے یہ آہستہ آہستہ چیز کم بھی ہو سکتی ہے. دوسری جانب ادارے آپریشنز تو کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آخر ان بچوں کو رکھا کہاں جائے گا, ان کو اسکول کیسے بھیجا جائے گا, ان کو سکلز کیسے سکھائی جائیں گی. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات کریں گے اپنے شاہینوں کی, اپنے نوجوانوں کی, جو ہمارے سکون کی خاطر, ہمارے وطن عزیز کی محبت کی خاطر اور امن قائم کرنے کی خاطر اور خاص طور پر حفاظت کی خاطر ہم وقت تیار رہتے ہیں اور ہماری فضاؤں کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں, ہماری زمینی حدود کی حفاظت کرتے ہیں, ہمارے سمندروں کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. آج ہمارا خاص طور پر یہ سیگمنٹ ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ آج 7 ستمبر یوم فضائیہ کے طور پر پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے. ہم نے بھی خاص مہمانوں کو مدعو کیا ہے تاکہ جانیں کہ کس طرح سے یہ جوان ہماری فضاؤں کی حفاظت کرتے ہیں. اور خاص طور پر ہم بات کریں گے جنگ 1965 کے حوالے سے, جس کا ایک بہت ہی ہمارے جو جانے مانے ہیرو ہیں ایم اے عالم,
जिन्होंने सिर्फ 1 मिनट में सबसे ज्यादा 5 तैयारे दुश्मन के मार गिराए थे और वो आज तक एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। उस हवाले से बात करेंगे। फिर गुज़िश्ता साल का किस्सा हमने बिल्कुल नहीं भूलना। 2019 27 फरवरी का ये मामला है, जबकि भारत ने एक बार फिर से शरारत की और हमारे नौजवानों ने एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया। ना सिर्फ अभिनंदन को गिरफ्तार किया बल्कि फिर जज्बा खैर सगाली के तहत उसको वापस भारत भी भेज दिया गया। किस तरह से ये काम करते हैं, कितनी टफ ट्रेनिंग्स होती हैं, क्या वो हालात होते हैं, इस तमाम मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी स्क्वाड्रन लीडर ताहिर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फाइटर कंट्रोलर हैं आप, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर सैयद फाहद बाबर, फाइटर पायलट हैं आप, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। स्क्वाड्रन लीडर मौजूद रहमान हमारे साथ मौजूद है, एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं आप, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें सैयद फाहद बाबर आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले हमें बताइए कि फ़ज़ाओं की हिफाजत किस तरह से होती है, क्योंकि ये देखने वालों के लिए भी एक बड़ा हैरान कुन अमर है कि ज़मीन पे तो बाउंड्रीज़ होती हैं, आसमान की क्या बाउंड्रीज़ होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें अपने हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू सो मच। मैम एक्चुअली हम एक प्रोफेशनल फोर्स हैं और प्रोफेशनल फोर्स में हर जो शोबा है वो अपना पूरा काम करता है। जिस तरह आपने बात की स्क्वाड्रन लीडर ताहिर इज फाइटर कंट्रोलर, ही इज़ कीपिंग अ वॉच ऑन टू द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, और हम हर वक्त हवा में बुलंद होते हैं। कॉम्बैट एयर पेट्रोल के नाम से हमारे हर वक्त बॉर्डर पुलिसिंग चल रही होती है एयर से, और हम अपने गैजेट से और बाकी सारी जो ग्राउंड कोऑर्डिनेशन से हम अपने पूरे टेरिटरी को हर वक्त मॉनिटर कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि कोई भी जब भी दुश्मन मुल्क का या दोस्त मुल्क का कोई भी त्यारा हवा में बुलंद होता है या कोई भी हवा में उड़ने वाली चीज़ होती है तो हम उस पर नज़र रखे हुए आपके रडार पे वो सब चीज़ें आ रही होती हैं। मैम जैसे ही हमें कोई भी एक्टिविटी पिक होती है वी आर स्टैंडिंग बाय, और हम लोग हर वक्त हर लम्हा इस टाइम जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम पे भी मेरे कुछ कोलीग्स हवा में बुलंद हैं और वो इस टाइम पे भी राइट नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 4 AM इन द मॉर्निंग एंड टिल 4 AM कंटिन्यू टिल द एंटायर नाइट वो हर वक्त आसमान के फजाओं में रहेंगे और मुसलसल नजर रखे होंगे। हमें ये बताइए ताहिर साहब के 1965 की जंग की भी हम बात करते हैं तो हमेशा हमने देखा है कि हमारा पाक फ़िज़ाइया का जो किरदार है वो वाज़े नज़र आता है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने आप को हर जगह प्रूव किया है। मैम 1965 में भी, और नॉर्मली ये समझा जाता है कि सिर्फ 6 सितंबर और 7 सितंबर को जो है वो हमने उनके जहाज़ गिराए। अल्हम्दुलिल्लाह 6 सितंबर से पहले भी हमने उनके जहाज़ गिराए हुए हैं, और लास्ट ईयर आप देख सकती हैं 27 फरवरी को बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमने तब भी अपना लोहा मनवाया है, और जब भी दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसको निस्तो नबूद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हमें ये बताइए मौ साहब के कितनी टफ ट्रेनिंग्स होती हैं, कितने मुश्किल हालात होते हैं, क्योंकि बात करना बहुत आसान है लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो ये सब कितना टफ होता है? एक्चुअली मैम जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तो फोर्सेस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली डिसिप्लिन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग हमारे अंदर ये चीज़ इनकलकेट की जाती है। नो डाउट ट्रेनिंग जो है वो टफ़ होती है, इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होती है, लेकिन बेसिकली उसका एम ये होता है कि आपको मोल्ड करना उन कंडीशंस के लिए जो कि टफ़ कंडीशन, जैसे अभी आपने जिक्र किया 1965 की वॉर हो या 27 फरवरी लास्ट ईयर था, तो बेसिकली आप मेंटली फिजिकली इतने स्ट्रांग होने चाहिए। इस ट्रेनिंग का बेसिकली पर्पज़ ही ये होता है ताकि आप किसी भी किस्म की कंडीशन हो तो आप उसमें जो है वो सुरखरू हो सकें और आप कॉन्फिडेंटली उसको उस पर अबूर हासिल कर सकें। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये ट्रेनिंग्स किस तरह से कराई जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई हमारे यहाँ तो ज़रा सी कोई मुश्किल होती है तो फ़ौरन से नर्व से कंट्रोल भी उठ जाता है, समझ नहीं आ रही होती क्या करें, लेकिन आप लोग इतने कंट्रोल्ड ऑफिसर होते हैं कि आपने ना सिर्फ खुद पे कंट्रोल रखना होता है बल्कि आपने ये भी देखना है कि भाई दुश्मन को भी नहीं छोड़ना। मैम जिस तरह कि आप जानती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुनिया में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। जब भी दुनिया की कोई भी मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखता है तो उसको वो ये पहचानता है और दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एयरफोर्स है, और इसके लिए हमारा जो तोरा इम्तियाज़ भी है और जिसके लिए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया से हर मुल्क अपने पायलट हमारे पास ऑलमोस्ट ट्रेनिंग के लिए भिजवाता है। हम बेसिकली हमारा जो सबसे ज़्यादा प्राइम जो स्पार्कलिंग चीज़ है वो हमारी ट्रेनिंग है, जिसके लिए हम अपने पायलट्स को टफ ट्रेन करते हैं। वी फाइट एज वी ट्रेन। हम परफेक्शन से नीचे कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते अपनी ट्रेनिंग के लिए, और यही वजह है कि चूँकि हम ट्रेनिंग इतनी अच्छी करते हैं क्योंकि हम इक्विपमेंट वाइज हमेशा अपने दुश्मन से
जिस तरह बदर से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। हमारे तो जज्बे लड़ते हैं ना, हमारे हथियार कम, हमारे तो जज्बे लड़ते हैं। एग्जैक्टली। तो मैम वो जो टेक्नोलॉजिकल गैप है उसको हम अपनी ट्रेनिंग से पूरा करते हैं, और आपने देखा है कि जब ट्रेनिंग अच्छी होगी तो दुनिया की बेस्ट जहाज़ों वाली भी एयरफोर्स ये कह रही होगी हमारे जहाज़ इतने अच्छे नहीं थे कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स से लड़ सकते। क्या बात है, क्या बात है। हमें ताहिर साहब ये बताइए कि कैसे ये हुआ, प्री प्लान था एयरफोर्स को ज्वाइन करना, या फिर सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? मैम अल्हम्दुलिल्लाह ये प्री प्लान था, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हमने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है वो शमूलियत अख्तियार की। वालिद साहब जो है वो बचपन से ही पाकिस्तान कैसे बना ये चीज़ें हमें बताते थे, और ये नौजवान नस्ल को हमें बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान आसानी से नहीं बना, हमने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और जब आप अपने बच्चों को बताएंगे कि इस मुल्क कितनी मुश्किल से हमने लिया है, इसके लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ओनली देन बच्चे ये ख्वाब सोचेंगे कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, अफवाज पाकिस्तान ज्वाइन करनी है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही एम था, और अल्लाह का शुक्र है कि इसे मैं कामयाब हूँ। कितनी मुश्किलात देखी, जब मुश्किलात आ रही थी, हालात मुश्किल थे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत टफ ट्रेनिंग्स होती है, बहुत सारे नौजवान भाग भी जाते हैं, बहुत सारे नौजवान छोड़ भी जाते हैं। कभी जहन में आया था ऐसा? मैम ये तो एक फैक्ट है कि सिविल लाइफ से जब आप मिलिट्री लाइफ में दाखिल होते हैं तो सिविल लाइफ रूटीन एक अलग चीज़ है, उसमें आपका स्टेमिना और आपकी इंड्योरेंस, फिजिकल इंड्योरेंस उतनी नहीं होती। बट अल्हम्दुलिल्लाह पैशन था, मुश्किलात आईं, काफ़ी मुश्किलात आईं, लेकिन साबित कदम रहे, क्योंकि ट्रेनिंग इस ईमान के साथ की थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। क्या बात है जी। आप मुझे ये बताइए, आपका भी किस्सा हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि नज़्म ज़ब्त पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और हमारी पाक फ़ौज का मैं कहती हूँ कि ये कोई कमाल है कि ऐसा नज़्म ज़ब्त सिखा देते हैं नौजवानों को, फ़ौजियों को, कि चाहे वो रिटायरमेंट पे भी चले जाएं लेकिन उसके बाद भी वो तमाम चीज़ें कायम रहती हैं। मैम ये मैं फिर उसी तरफ आऊँगा, ट्रेनिंग की तरफ आऊँगा। आपने जिस तरह देखा 65 की वॉर में भी, 71 की वॉर में भी, और जो भी आपने रिसेंट एक्सपीरियंस भी देखी, इसमें जो हमने आपके पास जो जहाज़ हमने जितने शॉट डाउन किए, ये कम अज़ कम इससे 3 गुना ज़्यादा होते। अगर हम हर पायलट को इजाज़त दे देते कि अपनी मर्ज़ी से जाके जितने जहाज़ मार सकते मारे, लेकिन चूँकि हम एक प्रोफेशनल फोर्स हैं तो हम पहले अपना टारगेट लॉक करते हैं, फिर हम ऑथराइजेशन लेते हैं। हमारे जिस तरह फाइटर कंट्रोलर्स हमें ऑथराइजेशन देते हैं, हमारी कमांड हमें ऑथराइजेशन, यू आर क्लियर टू शूट दिस जेट, देन वी आर गोइंग टू शूट दिस जेट। इवन अगर हमारे पास 4 जहाज भी हमारे सामने हो, हम उनको उस टाइम तक नहीं मारते, जब तक इजाज़त नहीं। तो यही नज़्म ज़ब्त है कि उस टाइम पे आप अपने जज्बात की रो में ना बह जाएं, बिकॉज हमने अपने आप को या किसी और चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करना, आपने अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना है, अपने मुल्क के वकार को प्रोटेक्ट करना है। और उस वकार को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम पूरी फोर्स एक यकजान होकर नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करें, ज़मीन पे भी और एयर में उससे भी ज़्यादा, ताकि हम अपने मुल्क के लिए खुशनुदी हासिल करें। ठीक है, मौजूद रहमान, कैसे हुआ सफ़र का आगाज़, कैसे सोचा कि एयरफोर्स ज्वाइन करना? एक्चुअली मैम स्टार्ट से ही जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका ये दिली एक तमन्ना थी कि मैं फोर्सेस को ज्वाइन करूं, स्पेशली माय मदर, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो ख़ुद आर्मी में थे, तो बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1965 और 71 की दोनों वॉर्स में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो वो शुरू से ही वो स्टोरीज़ और किस तरह बहादुरी से उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और किस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए, तो ये स्टोरीज़ सुनते सुनते ही बड़े हुए, और एक पैशन था, मोटिवेशन आ गई एक दिल में कि पैशन, हमें भी ये बिल्कुल एक पैशन डेवलप होता गया कि किसी तरह हमने भी इसी तरह फोर्सेस को ज्वाइन करना है और अपने मुल्क के लिए कोई काम कारनामा सर अंजाम देना है। तो फिर आई वॉज लकी कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर PF पब्लिक स्कूल लोटोपा, वहाँ से ट्रेनिंग का आगाज़ हुआ, एंड सब्सिक्वेंटली फिर हम एकेडमी में आए और फिर इस तरह जो है वो PF के अंदर शमूलियत इख्तियार। ठीक, ताहिर साहब, हमारे जो नौजवान हैं या फिर हमारे जो आम लोग हैं वो हमारी फोर्सेस को बहुत पसंद करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, चाहे वो हम 65 की जंग की बात करें, आपने भी यकीनी तौर पर किस्से सुन रखे होंगे कि सिविलियंस जो हैं वो ऐसे आगे जा रहे थे कि बस हमें भी अभी मौका मिले तो हम भी दुश्मन को नाको जाने चबा दें। इस हवाले से जब इतनी मोहब्बत मिलती है फिर कैसा लगता है, जज्बे मज़ीद बुलंद हो जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मोहब्बत मिलती है तो जज्बे बहुत बुलंद हो जाते हैं। और ये सिर्फ 65 में नहीं, ये अभी भी जब 27 फरवरी का वाक़या हुआ है तब भी हमें हमारे रिश्तेदार, घर और जिस जगह पे हमने रडार डिप्लॉयज किए हुए थे वहाँ पे लोग आते थे, लोग हमें जिस तरह मोहब्बत देते थे उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और अच्छा भी लगता है जब आप मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और उन लोगों को मैं यही उस वक्त भी कहता होता था कि आप जिस भी फील्ड में हैं आप मुल्क के लिए करें,
जिस भी फील्ड में आप मुल्क के लिए काम करें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सरखुर करेगा। अच्छा फहद बाबर, आप फाइटर पायलट हैं, हमारे पास बेहतरीन जहाज़ भी मौजूद हैं, फाइटर जेट मौजूद है, वो उड़ाते हुए क्या फीलिंग्स होती है? मैम बहुत अच्छा लगता है आपको, आप यू फील लाइक कि आप इस दुनिया के बादशाह हैं जब आप हवा में होते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स का कॉकपिट में असल में जगह नहीं होती। उस टाइम पे जब हम जाते हैं हम एक फोकस्ड गोल के साथ जाते हैं, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होती हैं, बिकॉज वो मकसद इतना मुकद्दस है जिसके लिए आप उड़ रहे हैं। और चूँकि हम कौम के पैसे से जो ईंधन हमारा लग रहा है जहाज़ का, ये जहाज़ की मेंटेनेंस और सब कुछ, तो एवरी सिंगल टाइम जब एक पायलट हवा में बुलंद होता है उस चीज़ का एहसास होता है कि इस मुल्क के गरीब अवाम और हर लोगों का पैसा इस पे लग रहा है, तो मैंने अपना काम हर वक्त पूरे फोकस के साथ करना है ताकि मेरी मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे किसी भी तरह की कोई आंच ना आए। फहद, ये आपकी ट्रेनिंग बोल रही है जो आप बात करें, हमें ये बताइए आपके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ था? मैम आई वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट फाइटर जेट्स। मैं चाहता था कि मैं अपना शौक भी पूरा करूं और इस मुल्क की खिदमत भी करूं। तो एयरफोर्स एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पे आप यू आर एलीट, आपको सिलेक्ट किया जाता है आपकी कैपेबिलिटीज़ को देख के, उसके बाद आपको आप अपना चाइल्डहुड ड्रीम भी लिव कर रहे होते हैं। एवरी सिंगल डे इट्स एन एडवेंचर। आप हवा में जाते हैं, रोज़ाना आप नए बादल देखते हैं, नई दुनिया देखते हैं, और रोज़ाना आप एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं, क्योंकि फाइटर कॉम्बैट इज़ सच अ डायनामिक फील्ड कि रोज़ाना आप कुछ ना कुछ नई चीज़ करके, क्योंकि दुश्मन भी इवॉल्व कर रहा है और आप भी इवॉल्व कर रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा करना है कि आप दुश्मन की चाल को नाकाम बनाएं। ठीक, मौजूद रहमान, हमारे देखने वाले जितने भी नौजवान हैं या फिर ख़वातीन हैं वो अपने बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहती हैं, बताइए कि कितने साल की ट्रेनिंग्स होती है, कितना ये वक्त दरकार होता है कि आप प्रॉपर पॉलिश्ड ऑफिसर बन जाएं? मैम एक्चुअली अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चों को इसमें लेके आएँ तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उनको डेफिनेटली इस चीज़ पे मतलब कि ग्रूम करना स्टार्ट करना पड़ता है, और इवेंचुअली फिर ये ट्रेनिंग जो स्टार्ट होती है, अगर तो हमारे पीएफ कॉलेजेस भी हैं इनिशियली, वहाँ पे आप अगर इफ़ यू गेट सिलेक्टेड तो फिर आपकी इनिशियल वहाँ पे एफएससी तक वहाँ पे आप अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली फिर पीएफ एकेडमी रिसालपुर जो हमारी है, वहाँ पे ऑफिशियल ट्रेनिंग अगर आप पीएफ में सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो वहाँ पे फिर स्टार्ट होती है, और उसमें डिफरेंट केडर्स के अंदर जिस तरह अभी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग, और उनकी डिफरेंट टाइमलाइंस हैं। एज़ फॉर एज़ अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 4 इयर्स का टाइम स्पैन है जो आप वहाँ पे फिर अपनी बैचलर्स जो डिग्री है वो आप कंप्लीट करते हैं, एंड सब्सिक्वेंटली फिर आप फील्ड के अंदर आ जाते हैं। ठीक, हमें ये बताइए कि 27 फरवरी को हमने बिल्कुल नहीं भूलना, एक साल लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो उस वाक़े को भी यकीनी तौर पर अब हमेशा हम लोग याद करते रहेंगे। बड़ा एक फ़िज़ाइया का एक बहुत बड़ा मार्का है ये। जी बिल्कुल, और मैम इंशाल्लाह ताला इंडिया के कैलेंडर में ऐसे कई 27 फरवरी लिखे जाएंगे अगर उन्होंने कभी भी हमारी तरफ मैली आंख से देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुश्मन को बताया कि सिर्फ क्वांटिटी ज़्यादा रखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी भी होनी चाहिए, और वी डिड इट। ठीक, हमें ये बताइए कि जैसा अभी 27 फरवरी के से पहले भी हम देख रहे थे, उसके कुछ दिन बाद तक हम देख रहे थे कि हालात कुछ कशीदा दिखाई दे रहे थे कि कुछ भारत कोई भी शरारत कर सकता है या कोई भी बदतमीज़ी पे उतर आ सकता है। उन दिनों में कुछ ख़ास प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन होते हैं या फिर रूटीन पे भी उतना ही एक्टिवनेस दिखाई जा रही होती है? मैम हमारा जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट ऐसी है कि हमारा जो दुश्मन है वो कम ज़र्फ है, और कम हमेशा पीठ पे वार करता है। एग्जैक्टली, पीठ पे वार करेगा और रात के टाइम वार करेगा। तो हमने जिस तरह दिन के टाइम उनको करके दिखाया कि बहादुरों की तरह आएँ, शेरों की तरह लड़ें आके, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा और आपको भी पता लगेगा लड़ते किस तरह। और दूसरी चीज़ ये कि हम एवरी सिंगल डे एयरफोर्स का तुरा इम्तियाज़ ये है कि हमारा कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें हम तैयार नहीं हैं। राइट नाउ एट दिस मोमेंट हम अभी भी तैयार हैं इस मोमेंट पे, बिकॉज एयर पावर चीज़ ऐसी है कि मिनट सेकेंड्स की गेम है, तो आपने if you are not at the top of your game you're going to ending up on the losing side, so we are always on the top। मौसम, हमें ये बताइए कि कोई ट्रेनिंग के दौरान या फिर अभी जॉब के दौरान कोई ऐसा वाकया जो हमेशा याद रहा हो या कभी भी ना भूले हो? इनफैक्ट मैम जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे हैं 27 फरवरी का वाकया ही आने वाले वक्तों तक एक यादगार वाकया रहेगा, बिकॉज जब ये सर्विस ज्वाइन की थी तो उस वक्त भी यही ड्रीम था कि आपने कंट्री को किसी तरह सर्व करना है। तो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू टेल दीज स्टोरीज़ टू आवर चिल्ड्रन के वक्त आया था जब हमें आजमाया गया, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दफ़ा फिर अब मतलब लेट डाउन नहीं किया इस नेशन को, जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे साथ
تو دس واز اے پراؤڈ مومنٹ جو کہ وی ول لیو لانگ, یہ آنے والے وقتوں کے لیے یادگار رہے گا. آپ کا کوئی پرسنل واقعہ کوئی یاد ہو, اگر ٹریننگ کے دوران کا یا پھر ابھی جاب کے دوران کا یا پھر کبھی آسمان میں اٹھتے ہوئے کوئی واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میم کافی ایسے واقعات ہیں جو میں اس پبلک فورم پہ اس طرح شیئر نہیں کر سکتا, لیکن ہونے بھی نہیں چاہیے. لیکن میں آپ سے ایک چیز ضرور شیئر کر سکتا ہوں. 65 کی وار کا ایک واقعہ جو ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے, لیکن ہم لوگ اس کو چونکہ اپنی نئی جنریشن کو پاس آؤٹ نہیں کر پاتے. ایک دفعہ ایک انڈین فارمیشن آئی اور وہ ہماری ایئر فیلڈ کو نشانہ بنانے کے لیے اڑے لاہور کے اوپر. تو ہمارے تب اسٹار فائٹرز تھے F-104. تو چونکہ تب بھی ہماری کوالٹی کا اسٹینڈرڈ دنیا کی بیسٹ کوالٹی اسٹینڈرڈ پہ تھا. تو جب انہوں نے سنا کہ F-104 آ رہے ہیں ان کے اوپر, تو وہ اتنے وہ ڈر گئے کہ وہ ان کی پوری فارمیشن ڈفرینٹ جگہ پہ بھاگنا شروع ہو گئی. ایک جو ساتھی تھے ان میں ان کے جو نیٹ پہ تھے, نیٹ جہاز ان کا اس ٹائم پہ بڑا, وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا ون آف دا بیسٹ جہاز. اس ٹائم پہ وہ گیا اور اس نے جا کے وہ اتنا پریشان ہو گیا اس F-104 سے کہ وہ پسرور ایئر فیلڈ پہ آ کے لینڈ کر گیا. آئی وڈ سجیسٹ ٹو آل آف یو کہ آپ کبھی کراچی جائیں, PF میوزیم میں جائیں. وہ ٹرافی جو ہے وہ جہاز ابھی نندن کا جہاز تو چلے ہمیں تباہ شدہ حالت میں ملا, وہ جہاز اسی طرح سٹارٹڈ اپ, اسی طرح پرفیکٹ کنڈیشن میں ابھی بھی PF, یعنی وہ جیت کے نشان ہیں جو ہمارے میوزیمز میں رکھے جاتے ہیں تاکہ ہمارے جو فضائیہ کے نوجوان ہیں ان کو موٹیویشن ملتی رہے. آپ کا کوئی واقعہ جو یاد ہو؟ میں ویسے تو بے پناہ واقعات ہیں, لیکن ایک واقعہ یہ ہے کہ جب میں فرسٹ ڈے اکیڈمی رپورٹ کرنے جا رہا تھا تو ایٹ دیٹ ڈے ایک سینئر بھی میرے ساتھ سفر کر رہے تھے. چونکہ میں اکیڈمی میں فرسٹ ٹائم نیا تھا تو مجھے تو نہیں اندازہ تھا کہ میرے سینئر ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کافی شوخیاں وغیرہ مارتے گئے کہ میں تو ایئر فورس میں آفسر ہوں. تو حالانکہ میں اس میں ٹریننگ کے لیے جا رہا تھا, تو وہ بھی خاموشی سے میری بات سنتے رہے. اور اس کے بعد جب اکیڈمی میں کاؤنٹنگ اسمبلی ہوئی تو آئی کیم ٹو نو یہ تو میرے سینئر ہیں. تو پھر جو ہے نا وہ کافی وہاں پہ پنشمنٹ ملی اس بات ہے. اچھا, یہ ہم ڈراماز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم ڈراماز میں دیکھتے ہیں کہ جو سینئرز ہوتے ہیں وہ تنگ بھی کرتے ہیں جونیئرز کو, اور ISPR کے جو ڈراماز بنتے ہیں بڑے شوق سے سارے لوگ دیکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے ریئل میں بھی؟ میم اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے, اس سے کم نہیں ہوتا. اچھا, پھر اس کا مطلب جب آپ لوگ سینئرز بنتے ہیں پھر آپ بدلے لیتے ہیں؟ میم ایکچولی اگر آپ گریٹر سائیکی میں دیکھیں تو ایک ٹرین کرنے کا طریقہ ہے, اپنے سبارڈینیٹس کو ٹف کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ ہر طریقے سے ہر وقت تیار ہوں کہ ان کے اوپر کسی بھی ٹائم کوئی بھی قیامت ٹوٹ سکتی ہے, اور اس قیامت کا مقابلہ کریں. اور پھر بیہیو کیسے کرنا ہے. اچھا, ہمیں یہ بتائیے کہ جب بھی دوستوں سے بات ہوتی ہے, رشتہ داروں سے بات ہوتی ہے, آپ نوجوانوں کو فورس کرتے ہیں کہ آپ ہماری پاک فوج کو جوائن کریں, چاہے جس میں بھی انٹرسٹ ہے, فضائیہ میں چلے جائیں, بحری میں چلے جائیں یا پھر بری میں چلیں؟ میم فورسز جوائن کرنا کسی کو فورس کر کے نہیں کروایا جا سکتا. یہ ایک بچپن سے اگر آپ کے اندر دو انگریڈینٹس ہیں, ایک پیشن اور ایک اگریشن, اگر آپ میں یہ دو انگریڈینٹس ہیں تو آپ کے لیے سب سے اچھی جگہ جہاں پہ اپنی ساری قابلیتوں کا آپ بہترین طریقے سے برے کار لے کر آ سکتے ہیں وہ فورسز ہی ہے. اینڈ ایئر فورس ڈے کے لحاظ سے میں بتاؤں کہ آئی وڈ سجیسٹ آل آف جو جتنے بھی ینگسٹرز یہ دیکھ رہے ہیں کہ جوائن ایئر فورس, گیٹ ٹو لیو یور چائلڈہڈ ڈریم, اپنا شوق پورا کریں اور اس ملک کی خدمت کریں اور اس ملک کی حفاظت کریں تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. بالکل, بچوں کو تو بہت شوق ہوتا ہے لیکن بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنے خواب کو تکمیل دے پاتے ہیں. اچھا, ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اپنے دوستوں میں یا پھر اپنی فیملی ممبرز میں, کزنس میں ایسے بات ہوتی ہے, کہتے ہو لوگوں کو, آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں, جائیں, کتنے % لوگ ہیں جن کو بہت کریز ہوتا ہے؟ میم الحمدللہ آج تک جو ہے وہ کسی کو فورس نہیں کیا, بلکہ لوگ خود پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے جوائن کرنی ہے, اور الحمدللہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو فزیکلی بھی ٹف ہونا چاہیے, مینٹلی بھی ٹف ہونا چاہیے, آپ کے اکیڈمکس جو ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہونے چاہیے. تو اسپیشلی جو FSC کے اسٹوڈنٹس ہیں, میٹرک FSC ایک, یعنی آپ کو تقریباً ہر میدان میں پرفیکٹ ہونا چاہیے, پھر آپ کوئی بھی فورس جوائن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اتنی اچھی انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے, انشاءاللہ کل صبح آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.